दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो चलिए मैं भारतीय न्याय व्यवस्था की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। भारत की अदालतों में कुल 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 79,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है और भारत के हाई कोर्ट्स में 60 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अब आप इन आंकड़ों को देखकर यह बात आसानी से समझ सकते हैं कि भारत के एक आम नागरिक को न्याय पाने में कितनी देरी होती है और उन्हें किन लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण देते हुए यह कहा कि भारत की जनता यह चाहती है कि भारत के न्याय व्यवस्था में सुधार हो। आखिर भारत के प्रधानमंत्री किस सुधार की बात कर रहे थे? आखिर वो कौन से सुधार हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री बातें कर रहे थे? और अगर प्रधानमंत्री वो सुधार करना चाह रहे थे तो वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तनातानी की स्थिति बनी हुई है और इस तनातानी का जो सबसे बड़ा कारण है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रही कॉलेजियम व्यवस्था। अब आप ये सवाल करेंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, तो चलिए मैं आसान शब्दों में आपको समझाता हूं कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीश, ये 5 लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का निर्माण करते हैं। जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पे सेम व्यवस्था लागू है। जो भारत के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और वहां पे जो 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ये तीनों मिलकर एक कॉलेजियम का निर्माण करते हैं और भारत की जितनी भी अदालतें हैं वहां पे जजों की नियुक्ति और जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कोई भी जो अधिकार है वो इन्हीं कॉलेजियम के पास केंद्रित है। अब समस्या यह है कि सरकार को इसमें क्या परेशानी है? सरकार को इसमें परेशानी यह है कि सरकार जजों की नियुक्ति में अपना कोई भी अधिकार नहीं पाती है। सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है। तो क्या यह व्यवस्था पहले से लागू थी? तो इसका उत्तर है नहीं। 1993 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी वो बदल गई। पुरानी व्यवस्था यह थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते थे उनके कंसल्टेशन में, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके कंसल्टेशन में भारत के राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते थे। सेम केसेस हाई कोर्ट पे अप्लाई होता है। जो राज्यपाल होते थे राज्यों के, वो मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशविरा करके जजों की नियुक्ति करते थे। बट 1993 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई और जो ट्रांसफर पोस्टिंग और नियुक्तियों का सारा अधिकार है ये इस कॉलेजियम के पास चला गया। यानी कि ये कॉलेजियम व्यवस्था इतनी शक्तिशाली हो गई कि सरकार चाहकर भी जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग में अपना कोई भी वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकी और उनका कोई अधिकार नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है, तो आखिर पहले की क्या व्यवस्था थी और संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है? दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 124 और 217 में जजों की नियुक्ति, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बातें की गई है। लेकिन संविधान में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी। संविधान में सिर्फ ये बातें लिखी गई है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मशविरा करके जजों की नियुक्ति करेंगे। 1993 के पहले भी व्यवस्था यही लागू थी। यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते थे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मशविरा करके जजों की नियुक्ति करते थे, लेकिन तब उनका अधिकार सलाह मशविरा तक ही सीमित था। 1993 के वर्डिक्ट के बाद यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई और सलाह मशविरा का स्थान कॉलेजियम की बाध्यकारी शक्तियों ने ले लिया। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जिनकी भी नियुक्ति जज के रूप में करेंगे, ये अवश्यंभावी है कि जो कॉलेजियम है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कॉलेजियम है, ये अपने नाम रिकमेंड करके भेजेंगे और उन्हें सरकार या भारत के राष्ट्रपति जजों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो क्या राष्ट्रपति को इसमें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है? इसका उत्तर है नहीं। राष्ट्रपति को अधिकार यह प्राप्त है कि अगर कॉलेजियम जिन नामों की सिफारिश करती है, एक बार भारत के राष्ट्रपति इसे वापस लौटा सकते हैं। यानी कि वापस कॉलेजियम को इसे पुनर्विचार करने पे भेज सकते हैं। लेकिन समस्या यही है, अगर कॉलेजियम इन नामों को पुनर्विचार करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति बाध्य है कि वो इन्हीं लोगों को, यानी कि जिनका नाम कॉलेजियम ने सिफारिश की है, उन्हीं लोगों को जजों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को या सरकार को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार को इसी में आपत्ति है। सरकार को यह लगता है और कई सारे आलोचक भी ये मानते हैं कि जो ये कॉलेजियम व्यवस्था है ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि जजेज हैं वो अपने ही लोगों को जज के रूप में नियुक्त कर रहे हैं और एक पूरा परिवार चला रहा है। ऐसे आपको कई सारे उदाहरण मिल भी जाएंगे कि एक पूरा का पूरा परिवार ऐसा ही चला रहा है कि पिताजी जज थे, उनके बेटे जज हैं और उनके बेटे भी जज हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये बातें हमें सच भी लगती है। ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसका स्थान भाई भतीजावाद ने ले लिया है।
तो क्या सरकार को इसमें कोई भी पावर नहीं है? दोस्तों, सरकार ने 2013 में कोशिश की थी। दोस्तों, सरकार 2013 में एनजेएसी लेकर आई, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल लेकर के आए, और जजों की नियुक्ति के सारे अधिकार इन्हें देने की बात थी। इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के विपक्ष के नेता है सदन के, इसके अलावा जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वो इसमें से सदस्य होने थे। लेकिन 2015 के एक वर्डिक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी की जो ये व्यवस्था है उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एनजेएसी की व्यवस्था असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमेशा यही लगता है कि अगर जजों की नियुक्ति का अधिकार सरकार के हाथ में आ गया तो निश्चित रूप से सरकार जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल देगी। और जो भारत का अनुच्छेद 50 है, जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण की बात की गई है, ये बातें झूठ साबित हो जाएंगी, और अगर सरकार का अधिकार रहा तो सरकार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पक्षपात भी करेगी। दोस्तों, कंटेंशन की जड़ यही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अपने निर्णय में यह माना कि जो हमारी जो ये अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, यानी कि जो कॉलेजियम वाली व्यवस्था है, इसमें बहुत सारी कमियां भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समय के साथ वो इन कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया? उसका उत्तर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कोई भी काम नहीं किया, और जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है जजों की नियुक्ति के लिए, जो कॉलेजियम वाली व्यवस्था है, ये व्यवस्था अभी भी सेम तरह से चली आ रही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। दोस्तों, भारत के जो पिछले कानून मंत्री थे किरेन रिजिजू, वो इस बात की खुलकर वकालत कर रहे थे कि जो जजों की नियुक्ति है उसमें सरकार के प्रतिनिधि को भी शामिल होना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने ये मांग की कि जो कॉलेजियम वाली व्यवस्था है वहां पर सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और ये व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इन बातों के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भारत की जनता ये चाहती है कि न्याय व्यवस्था में बदलाव हो। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है और भारत की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो इस मसले को कैसे हल करती है। क्या भारत सरकार कोई नया कानून लेकर आती है, या बातचीत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से इस समस्या का सुलझाव चाहती है? दोस्तों, thank you very much for watching this video, and if you like such type of content, please like, share and subscribe my video. Thank you very much.